टू केटी अकेडमी। मेरा नाम है तेजवीर और आज के सेशन में आप सभी को क्लास 11 के चैप्टर 4 जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं कार्यपालिका सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। बात करें एग्जीक्यूटिव की जिसे बोलते हैं कार्यपालिका, सरकार का दूसरा अंग है। इससे पहले मैंने चैप्टर 5 जिसे बोलते हैं लेजिस्लेचर वो करवाया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये देखना, इससे चैप्टर आपको इजीली क्लियर हो पाएगा। एग्जीक्यूटिव की बात करें, ये गवर्नमेंट का सेकंड ऑर्गन होता है, दूसरा होता है। इसके काम की बात करें, इसका काम होता है सरकार ने जो भी पॉलिसीज बनाई है, सरकार ने जो भी लॉज बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनको लागू करवाने का काम कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का होता है। बात करें एग्जीक्यूटिव की तो हमारे इंडिया में दो टाइप के एग्जीक्यूटिव है। एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। तो सबसे पहले बात करें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका की। याद रखना, इट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट के हेड है और जो मिनिस्टर्स हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। प्लस दूसरा पॉइंट, दीस पीपल डू नॉट कम थ्रू एनी एग्जाम्स, ये जो लोग हैं किसी भी एग्जाम के थ्रू नहीं आते। दे आर इलेक्टेड, हमें पता है जितने भी नेता लोग होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं या फिर अपॉइंटेड होते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसका लास्ट पॉइंट है दे आर रिस्पांसिबल फॉर पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार की नीतियां होती हैं, सरकार की पॉलिसीज होती हैं, फैसले होते हैं, उनके लिए रिस्पांसिबल होता है राजनीतिक कार्यपालिका के लोग। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। टेम्पररी मतलब स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। अब बात करें इसके जो अपोजिट है अपना परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो इसमें याद रखना इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेट्स। इसमें क्या होता है, सिविल सेवा के सदस्य या फिर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। सेकंड पॉइंट, दीस पीपल आर इलेक्टेड थ्रू एग्जाम्स, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में स्थायी कार्यपालिका में लोग आते हैं ये एग्जाम के थ्रू आते हैं। और इनके एग्जाम कौन सा होता है आप सभी को इसके बारे में तो पता ही होगा, वो है यूपीएससी। आने वाले आगे चलेंगे तो आगे मैं बताता हूं यूपीएससी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है पूरा डिटेल। तीसरा पॉइंट याद रखना, दे आर रिस्पांसिबल फॉर डे टू डे गवर्नेंस, जो दिन प्रतिदिन प्रशासन होता है, देश में प्रशासन किया जाता है, देश में राज किया जाता है, उसके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर स्थायी कार्यपालिका। इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें रिटायरमेंट से पहले नहीं हटाया जा सकता। Whereas पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका या फिर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो काम होता है 5 to 6 इयर्स का होता है, उसके बाद इन्हें हटना पड़ता है और दोबारा इलेक्शन होते हैं। अगर इलेक्शन में जीतते हैं तभी आते हैं, अदरवाइज ये उस सीट पे दोबारा नहीं आ सकते। अगला बात करें एग्जीक्यूटिव में ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर बांटा गया है, और ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल लीडरशिप जिसे बोलते हैं एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप जिसे बोलते हैं सामूहिक नेतृत्व के आधार पर। इसमें भी दो टाइप है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो वेरी इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं संसदीय व्यवस्था, दूसरा है सेमी प्रेसिडेंशियल जिसे बोलते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। आइए डिटेल में जानते हैं क्या होता है पार्लियामेंट्री और क्या होता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सबसे पहले बात करें संसदीय व्यवस्था की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इसमें क्या होता है, पीएम इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार का अध्यक्ष होता है, सरकार का प्रमुख होता है, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा, पीएम इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी लेजिस्लेचर, जो विधायिका होती है, विधायिका में बहुमत वाले दल के नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तीसरा, पीएम इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी फैसले लिए जाते हैं तो उसके लिए रिस्पांसिबल कौन होगा, लेजिस्लेचर में विधायिका में जिम्मेवार कौन होगा, वो होंगे हमारे प्रधानमंत्री। और इसमें दो टाइप होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि अगर कंट्री का हेड है, देश के प्रमुख अगर कोई राजा बनता है तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसे बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र, जैसे कि इंग्लैंड। और इसमें दूसरा है, अगर मान लो कि देश का जो हेड है, देश के जो प्रमुख है, वो कोई प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो उसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, संसदीय गणतंत्र। इसका एग्जांपल क्या हमारा भारत।
अब पार्लियामेंट्री रिपब्लिक इसे क्यों बोला, क्योंकि क्या है, हमारे राष्ट्रपति का ऐसा है कि हमारा देश गणतंत्र है। गणतंत्र इन द सेंस कि जो राष्ट्रपति हैं वो वंशानुगत नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड होंगे, इलेक्शन होंगे, और जो डिसाइड करता है सीट को वो अगला प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाएगा। ये था पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। फिर सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, अर्धशासकीय व्यवस्था की, इसमें क्या होता है, इसमें प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, पीएम इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, इसमें डायरेक्टली जो हेड ऑफ स्टेट होता है पूरे देश के, ठीक है, जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तीसरा, पीएम एंड हिज काउंसिल आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, जो विधायिका है, विधायिका के प्रति जवाबदेह कौन होगा, प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री। लास्ट बात करें, सेकंड लास्ट, पीएम एंड प्रेसिडेंट कैन बी ऑफ सेम पार्टी। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रधानमंत्री, और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट वो एक पार्टी के हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट, एग्जांपल की बात करें, सेमी प्रेसिडेंशियल का एग्जांपल क्या हो सकता है, श्रीलंका, फ्रांस, ये दो सेमी प्रेसिडेंशियल के एग्जांपल। बात करें इसकी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल लीडरशिप, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो पूरे कंट्री को गवर्न करता है, प्रशासन चलाता है। वेयरएज ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, इसमें क्या हुआ, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट भी है, किंग भी है, पीएम भी है। तो इनमें से पीएम तो कंपल्सरी है, किंग और प्रेसिडेंट में से कोई एक पीएम की हेल्प करता है गवर्नेंस में, इसलिए से बोला कलेक्टिव लीडरशिप। वेयरएज सेमी प्रेसिडेंशियल में भी हमने देखा पीएम और प्रेसिडेंट दोनों मिलकर देश को चलाते हैं, इसलिए से क्या बोलते हैं, कलेक्टिव लीडरशिप, कि मिलजुल के काम किया जाता है। वेयरएज इसे इंडिविजुअल लीडरशिप, एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर क्यों बोला इसे, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरे देश को चलाने की पावर होती है। बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, होता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था की, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, पूरे देश का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो है उनको लोग चुनते हैं, लोग खुद वोट करेंगे, वेयरएज इनमें ऐसा कुछ नहीं था। इनमें जिनको हम चुनते हैं, जिन एमएलएस को, जिन प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली, जो सिटीजंस है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और याद रखना, लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही नहीं होता है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होंगे वो लेजिस्लेचर को कुछ भी जवाब नहीं दे सकते, वो अकाउंटेबल नहीं होंगे लेजिस्लेचर के, विधायिका के। लास्ट में इसका एग्जांपल जो है वो है अमेरिका, जिसे बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आइए आगे टॉपिक में मूव करते हैं। अब बात करते हैं व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत ने संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क आता है, आपके एग्जाम्स में आएगा, ठीक है, तो इसको सही से याद कर देना। बात करें, सबसे पहला है ब्रिटिश लेगेसी। ब्रिटिश लेगेसी का मतलब क्या है कि अंग्रेजों की दौर। जब अंग्रेजों ने हमारे भारत में 150 से 200 साल तक राज किया, तो उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना रखा था, संसदीय व्यवस्था को अपना रखा था। इस व्यवस्था को चलाने का हमें एक्सपीरियंस था, इसलिए जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने इसे अपनाया। दूसरा है बेटर रिप्रेजेंटेशन। इससे क्या होता है, जो लोगों के व्यूज हैं, लोगों के विचार हैं, वो सेंट्रल लेवल पे इजीली पहुंच पाते हैं, उनका जो समाधान है वो इजीली निकल पाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा व्हाई नॉट टू अडॉप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा है इट इंश्योर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। इससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका जो है, वो जवाबदेही सुनिश्चित करती है, वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है, लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होती है। अगर लोगों की कुछ मांगे हैं तो इससे एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करने की कोशिश करती है। जो भी लेजिस्लेचर ने लॉज फ्रेम किए हैं, पॉलिसीज फ्रेम किए हैं, तो ये रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है एग्जीक्यूटिव की कि उसे फुलफिल करें, उसको पूरा करें। बात करें कुछ डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा फास्ट होता है। इसलिए क्या हुआ कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। चॉइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जब हमारा संविधान बन रहा था
जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में थी तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये गवर्नेंस का एक बेटर प्रोसीजर हो सकता है, बेटर वे हो सकता है जिससे देश को चलाया जा सके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भारत की गवर्नेंस के लिए अपनाया। लास्ट है पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसमें देखा गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा एंथुसियाज्म दिखा रहे थे। इसी चक्कर में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगा एक बेटर गवर्नेंस प्रोसेस हो सकता है देश के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अपनाया हो। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे हाथ में केटी एकेडमी द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, टेलीग्राम लिंक है उस पर क्लिक करना, वहां पे अब तक की जितनी हमने वीडियोस बनाई है उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बात करें प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, तो सबसे पहले बेसिक सी चीजें याद रखना। हमारे देश के सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब बात करें अब करंट के जो प्रेसिडेंट हैं, अब के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये हमारी अब की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट्स जाने तो बता देता हूं कि हमारा संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 52 जो है 52 आर्टिकल 52 ये बताता है कि देश में एक सर्वोच्च नागरिक होगा, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होंगे जिनको राष्ट्रपति के पद से जाना जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाएगा। तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के बारे में बोलता है। दूसरा ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होते हैं, देश के सर्वप्रथम नागरिक। तीसरा बात करें नॉमिनल, ये सेरेमोनियल हेड होते हैं। नॉमिनल ये सेरेमोनियल हेड का मतलब क्या होता है? नाममात्र प्रमुख। इसका मतलब है कि सिर्फ स्टैंप लगाने के काम आते हैं कि जब भी कोई भी एक्ट को लॉ बनाना होता है, कोई भी बिल को लॉ बनाना होता है, विधेयक को कानून बनाना होता है, तो उसके लिए इनके असेंट की इनकी मंजूरी चाहिए होती है। फोर्थ बात करें तो इलेक्शन है वो पीआर सिस्टम से होता है। पीआर सिस्टम जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखे तो वीडियो देखना, उससे क्लियर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और सैलरी की बात करें कि सैलरी होती है 5 लाख पर मंथ, 5 लाख प्रति महीने की सैलरी मिलती है। अगर इनकी पेंशन की बात करें, पेंशन कितनी होती है? 9 लाख पर ईयर, एक साल में 9 लाख रुपए की पेंशन होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन-कौन राष्ट्रपति बन सकता है अगर भारत का राष्ट्रपति बनना चाहे, तो पहली चीज है कि सिटीजन ऑफ इंडिया इज कंपल्सरी, कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा है मिनिमम एज राष्ट्रपति बनने की वो है 35 साल। 35 साल से ऊपर के व्यक्ति ही राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है कि इनके पास जो भी राष्ट्रपति बनना चाहे उनके पास जो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जितनी एलिजिबिलिटी चाहिए वो क्राइटेरिया फुलफिल करें। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो वो राष्ट्रपति के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिमूवल प्रोसेस कैसा होता है, कि इनको हटा कैसे सकते हैं। याद रखना राष्ट्रपति को हटाना ये सिंपल टास्क नहीं है, इजी टास्क नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया। क्यों? क्योंकि देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं, अगर इनको हटाया जाए तो ये देश की रेपुटेशन पे बात आती है, इसलिए इनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रोसेस का नाम क्या है जिसके थ्रू इनको हटाया जाता है? उसे बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया। ये बोलता है आर्टिकल 61 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 61 सब क्लॉज 1 बोलता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया चलेगी जिसका नाम है महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस। और याद रखना उसका ग्राउंड क्या होगा, किस आधार पर इनको हटा सकते हैं? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान के कोई से प्रावधान का हमारे भारत के राष्ट्रपति उल्लंघन करते हैं तो उस ग्राउंड पे इनको हटाया जा सकता है। और बात करें हटा किस प्रोसेस से सकते हैं, कौन सी मेजॉरिटी से हटा सकते हैं? वो है स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो है, वहां पे आप जा सकते हो और मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट की मेजॉरिटी कितने टाइप्स की होती है वो आप देख सकते हो। अगला बात करें पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। पहले शुरू में बताया था मैंने, जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, सेरेमोनियल हेड होते हैं, हालांकि इनके पास में कुछ पावर्स होती हैं। कौन कौन सी पावर है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, जिसे बोलते हैं कार्यपालिक शक्ति। इसमें क्या होता है, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री
चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमिश्नर जिसे बोलते हैं चुनाव आयुक्त और अलग-अलग राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। इसी को बोलते हैं कि कार्यपालिक शक्ति। दूसरा आता है लेजिस्लेटिव पावर जिसे बोलते हैं विधायी शक्ति। इसके तहत क्या करते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। दूसरा, लोकसभा के लिए 2 एंग्लो भारतीय अपॉइंट कर सकते थे, पहले कर सकते थे लेकिन अब वो प्रोविजन हट गया। तीसरा, राज्यसभा के लिए 12 जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं जो कि अलग-अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे साइंस हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया। और बात करें अगला क्या है कि ये एक बिल को लेजिस्लेटिव पावर में, विधायी शक्ति में ही ये एक बिल को, विधेयक को कानून में मतलब लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम की वीटो की पावर, ठीक है, वीटो की शक्ति से मतलब पॉकेट वीटो, जिसके तहत क्या कर सकते हैं? अगर इनके पास कोई विधेयक आता है जिसपे हस्ताक्षर करने हैं, साइन करने हैं, तो उस बिल को क्या कर सकते हैं? अपनी पॉकेट में रख सकते हैं जब तक बन जाए, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति है, पॉकेट वीटो। अगला बात करें जुडिशियल पावर जिसे होता है न्यायिक शक्ति। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर होती है, इसे होता है पावर ऑफ पार्डन, क्षमादान की शक्ति। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का यूज करके, ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 72 का यूज करके राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जिसको फांसी की सजा मिली हो उसकी सजा कम करके उसे मौत दिलवा सकते हैं, फिर उसकी फांसी की सजा को रोक सकते हैं। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ पार्डन, क्षमादान की शक्ति। अगला बात करें, अगला है इनकी मिलिट्री पावर जिसे बोलते हैं सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति क्या होते हैं? जितने भी हमारे सैन्य बल हैं उनके सर्वोच्च कमांडर माने जाते हैं। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 फोर्सेस। लास्ट बात करें इमरजेंसी पावर जिसे होता है आपातकालीन शक्ति। इसके तहत क्या होता है? राष्ट्रपति देश में, किसी राज्य में या पूरे देश में आपातकाल लगा सकते हैं। कौन कौन सी इमरजेंसीज होती हैं? एक होती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के तहत लगती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेशनल इमरजेंसी से होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, 352 के तहत पूरे देश में लगाया जा सकता है। अगर देश में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसे बोलते हैं कि भारी खतरे, भारी आक्रमण हो गया है, एक्सटर्नल इन्वेजन हो गया है, तो उसके तहत क्या कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। दूसरा एक होता है प्रेसिडेंट रूल जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। अगर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री उस राज्य को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, संभाल पा रहे, तो उस समय क्या होगा? उस राज्य के जो राज्यपाल हैं राष्ट्रपति को एक लेटर लिखते हैं, जिसके कारण राष्ट्रपति उसको रिव्यू करके वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल वहां पे इम्पोज कर देते हैं। उसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल। ये कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? 356। लास्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। याद रखना, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? अगर देश कर्जे में चले जाए, देश में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, आर्थिक तंगी आ जाए, इसके कारण क्या हो सकता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है और इसे अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। याद रखना, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगी है। कौन कौन सा? एक हमारा 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और तीसरा मैडम इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। तो ये 3 बार हमारी नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके जो प्रेसिडेंट रूल है जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, ये कई बार लगाया जा चुका है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, ये देश में अभी तक एक भी बार नहीं लगी। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल 74 सब क्लॉज फर्स्ट की। ये क्या बताता है? ये बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम शैल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 74 सब क्लॉज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये हमें बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद है, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री में कंट्रोल करेंगे और उसके नेतृत्व में वो क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे और उनकी सहायता करेंगे हर एक मुद्दे पे जिसपे राष्ट्रपति को हेल्प चाहिए होगी, वो हेल्प किससे लेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्री परिषद से हेल्प ले सकते हैं। अगला बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसे बोलते हैं मंत्री परिषद। तो बात करें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, एक 91वां संविधान संशोधन आया था जिसके जो कि 2023 में आया था। ये क्या बोलता है? ये बताता है कि जो अपना लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, सेंटर में लोकसभा और स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसमें जितने भी सदस्य हैं उनके सिर्फ 15% लोग जो हैं
वो क्या बन सकते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। ये प्रोविजन आया था क्यों, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि 2003 से पहले जो भी पीएम बन रहे थे वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दे रहे थे, जिसके कारण क्या था, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो रहा था। इसी चक्कर में क्या हुआ कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसके तहत ये डिसाइड कर लिया जाता है, ये तय कर दिया जाता है कि सिर्फ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्टेट के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, ये 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जिसे बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरा स्टेट मिनिस्टर जिसे बोलते हैं राज्य मंत्री, और तीसरा होता है डिप्टी मिनिस्टर जिसे बोलते हैं डिप्टी मंत्री। इसकी बात करें तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये मिनिस्ट्रीज को चलाने में जो मेन मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके हेड होते हैं। स्टेट मिनिस्टर्स की बात करें, ये क्या करते हैं, ये जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, मेन मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनमें कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कुछ स्पेसिफाइड फील्ड से रिलेटेड वर्क दिया जाता है कि कोई स्पेसिफिक वर्क है उनको कंप्लीट करना स्टेट मिनिस्टर्स का काम होता है। वेरेज डिप्टी मिनिस्टर्स की बात करें, इसमें सीनियर आईएएस ऑफिसर्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, जो मेन डिपार्टमेंट है, मेन मिनिस्ट्री है, उसको चलाने में इन मिनिस्टर्स की मदद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, जिन्हें बोलते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा पद जो है वह हमारे उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का। और ये पद क्यों बनाया गया, सपोज करो इन केस हमारे जो प्रेसिडेंट है की डेथ हो जाती है या किसी कारणवश वो बीमार हो जाते हैं, कार्यालय नहीं आ सकते, ऑफिस नहीं आ सकते, तो उस समय क्या होगा, उस केस में जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है वो उनकी चेयर संभाल के देश की तरफ से फैसले, राष्ट्रपति की तरफ से फैसले ले सकते हैं। बात करें सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे, हमारे उपराष्ट्रपति थे देश के, वो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अब बात करें अब कौन है, अभय जगदीप धनखड़। और इनके बारे में कुछ फैक्ट बताया था, जैसे राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 बोलता था कि भाई देश के लिए एक राष्ट्रपति पद होगा। ऐसे ही आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है। दूसरी चीज याद रखना कि ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है। तीसरा इनका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 इयर्स वाइस प्रेसिडेंट का, 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, फिर दूसरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आते हैं। अगला बात करें, अगर इनको अपना रेजिग्नेशन देना है, त्याग पत्र देना है, वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। फिफ्थ है कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो राज्यसभा है उसके जो सभापति होते हैं उसके रूप में भी उपराष्ट्रपति को कार्य करना पड़ता है। जो भी देश का उपराष्ट्रपति बनेगा मतलब कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अगला बात करें कि कौन कौन उपराष्ट्रपति बनने के लायक होते हैं। सबसे पहला भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा मिनिमम एज 35 इयर्स, 35 साल से ऊपर का व्यक्ति होना जरूरी है। प्लस तीसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से इनका इलेक्शन होता है। जो पीआर सिस्टम हम प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं, सेम सिस्टम हम किसके लिए यूज करते हैं, अपने उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अगला बात करें प्रधानमंत्री के बारे में, इनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके जन्मदिन पे हम क्या मनाते हैं, या कमेंट सेक्शन में बताना कि जिनके जन्मदिन पे हम कौन सा डे मनाते हैं। अगला बात करें जो करंट के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी। और इनके बारे में बेसिक से फैक्ट्स की बात करें तो याद रखना कि ये जो मेजॉरिटी पार्टी होती है अपनी लोकसभा में, बहुमत वाला दल होता है लोकसभा में, उसके लीडर होते हैं। दूसरी चीज इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो राष्ट्रपति है वो अपॉइंट करते हैं। प्लस तीसरी चीज इनका टेन्योर कितने साल का होता है, 5 साल। 5 साल बाद नए प्रधानमंत्री आते हैं। अगर इनकी पार्टी जीत जाती है और इनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की गुजारिश करती है तो राष्ट्रपति इनको दोबारा प्रधानमंत्री बना सकते हैं। बात करें मिनिमम एज की, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, प्रधानमंत्री जिसकी एज 25 प्लस है, 25 साल से ज्यादा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए लायक योग्य होते हैं। और भारत का नागरिक होना जरूरी है। और अगर मान लो कि सपोज करो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसे बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव जारी हो जाता है, जिससे वोट होते हैं और वोट में पता चल जाता है कि मेजॉरिटी पार्टी में नहीं बची, बहुमत नहीं बची, विश्वास टेस्ट नहीं बचा, तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन
जो कि अपोजिशन पार्टी विरोधी दल रेस करती है, वो लोकसभा में पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री को प्लस इसकी जो कैबिनेट, इसके साथ जो मंत्री होते हैं उनको सीट छोड़नी पड़ती है। बात करें वर्क ऑफ पीएम की, प्रधानमंत्री के काम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली चीज, लीड द कंट्री ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर देश में कोई भी आपातकाल आता है, कोई भी क्राइसिस वाली स्थिति आती है, संकट वाली स्थिति आती है, तो उसमें प्रधानमंत्री लीड करते हैं देश को। दूसरा, इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर देश में कोई भी आर्थिक संरचना करनी होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमी को प्लान करना होता है, फाइनेंशियल जो प्लानिंग चलती है, उसका काम किसको सौंपा जाता है, प्रधानमंत्री को। तीसरा याद रखना, पब्लिक कम्युनिकेशन। लोगों से जो बातचीत करनी होती है, लोगों के जो व्यूज जानने होते हैं, लोगों से जो कंट्री के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज चाहते हैं, उन सब की कम्युनिकेशन के जो मीडिएटर का रोल कौन निभाता है, प्रधानमंत्री। बात करें पॉलिसी मेकिंग, जो डिसीजंस बनते हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं, नीतियां बनती हैं, उसमें जो लाइमलाइट पे होते हैं वो कौन होते हैं, अपने प्रधानमंत्री। बात करें हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार के प्रमुख होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके हेड कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स, जो प्रधानमंत्री होते हैं यही जो इनके नीचे काम करते हैं, जो होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको अपॉइंट करते हैं। इसके बाद बात करें पीएम ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। ये गठबंधन के प्रधानमंत्री होने से देश को कौन कौन से फायदे हैं। याद रखना कि 1989 के बाद, 1989 के बाद ये देखा गया कि देश में बहुत सारी पार्टियां आ गई थी, बहुत सारे दल आ गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि किसी की भी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं बन पा रही थी। तो तब से क्या हुआ, गठबंधन का दौर शुरू हो गया, कोलिशन एरा शुरू हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि अब जो कोलिशन एरा थी, इससे देश को बहुत सारे फायदे देखने को मिले। कौन कौन से फायदे थे, आइए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहली चीज, कोलिशन गवर्नमेंट बताता हूँ, गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं। बहुत सारी पार्टीज ने इलेक्शन लड़े। अब क्या हुआ, जब रिजल्ट घोषित हो गया उसके बाद किसी की भी मेजोरिटी बहुमत नहीं बनी, तो 3-4 पार्टी जब आके आपस में मिलके एक सरकार बनाती हैं, उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार, या फिर कोलिशन गवर्नमेंट। याद रखना कि जब भी कोलिशन गवर्नमेंट के पीएम आते हैं, गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री आते हैं, तो उससे देश को निम्नलिखित फायदे होते हैं। कौन कौन से, पहला है प्रेसिडेंट्स अपॉइंटिंग पावर इंक्रीज, जो राष्ट्रपति की नियुक्त करने की भूमिका वो बढ़ जाती है। क्या होता है कि पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, इन तीनों ने कोलैब कर लिया। पार्टी ए चाहती है कोई एक्स पर्सन पीएम बने, पार्टी बी चाहती है कोई वाई पर्सन पीएम बने, और पार्टी सी चाहती है कोई जेड पर्सन पीएम बने। इसमें क्या होता है, अब राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि एक्स को या वाई को या जेड को, इसमें से किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। दूसरा है कोऑपरेशन बिटवीन पार्टी इंक्रीज, जो पार्टी के बीच में सहयोग है वो इससे बढ़ जाता है। कोई भी पॉलिसीज बनती हैं, सबकी राय लेके, सबके जो डिसीजंस हैं उनको सुन के फिर एक फाइनल डिसीजन पे आया जाता है। याद रखना, इसमें पीएम ज्यादातर मीडिएटर का काम करते हैं। मीडिएटर इन द सेंस कि अगर पार्टी में कोई भी बहस हो जाती है तो पीएम उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई, तो अगर पार्टी ए ने अपना सपोर्ट पीछे ले लिया तो पूरी मेजोरिटी हट जाएगी। इसके कारण क्या हो सकता है, तो पीएम है अपनी सीट से हटना पड़ सकता है। अगला बात करें, इससे क्या होता है, पीएम के पावर को कुछ लिमिट लग जाती है, लिमिट इन द सेंस रोक लग जाती है। प्रधानमंत्री के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, जो भी फैसला लेंगे वो अपनी पार्टी से पूछ के लेते हैं, क्योंकि वो कोलिशन गवर्नमेंट में है, तो उन्हें अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग जितनी पार्टी उनके साथ आई है कोलैब में, उनसे पूछकर ही फैसले लेने पड़ते हैं। अगला बात करें कि पॉलिसीज तभी बन पाती हैं जब अच्छे से वाद विवाद हो पाता है, जब आपस में जो पार्टियां आई थी कोलैब करने, आपस में इनके बीच में जो सुलह मसला हो जाता है, जब बातें हो जाती है अच्छे से, तभी क्या होता है, कोई पॉलिसीज बन पाती है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है ब्यूरोक्रेट्स या फिर नौकरशाह। नौकरशाह कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स उन लोगों के ग्रुप को कहते हैं जो कि देश के गवर्नेंस में हेल्प करते हैं, देश के प्रशासन को चलाने में मदद करते हैं, उन लोगों के समूह को नौकरशाह कहा जाता है। बात करें नौकरशाह के कुछ कार्यों की, कि नौकरशाह के जो काम होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के वर्क होते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है हेल्प से लॉ मेकिंग, कानून निर्माण में मदद करना, कि किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का जायजा करते हैं और गवर्नमेंट को, जो मिनिस्टर्स हैं उनको एडवाइस करते हैं, उनको बताते हैं कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इससे रिलेटेड कानून बनने चाहिए।
दूसरा हेल्थ एंड गवर्नेंस की प्रशासन में मदद करते हैं, कहीं भी दंगे जैसी स्थिति क्रिएट ना हो, कहीं भी जो डी गवर्नेंस है, मिस गवर्नेंस है वो क्रिएट ना हो, उसको इंश्योर करने का काम ब्यूरोक्रेट्स का होता है। तीसरा है हेल्प एंड प्रिपेयरिंग बजट, कि बजट को बनाने में मदद करते हैं, ये अपने एरिया में होने वाले खर्चों का जायजा करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को या फिर मिनिस्टर को सजेस्ट करते हैं, जिसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बजट बनाती है। बात करें लास्ट में वो एडवाइजिंग द मिनिस्टर्स, कि मंत्री लोगों को सलाह देते हैं, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको एड करते हैं, एडवाइस करते हैं, जिससे कि वो लोगों के भलाई के लिए अच्छे कानून बना सके। याद रखना ब्यूरोक्रेट्स आते कैसे हैं, वो एक कमीशन है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है और फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अपॉइंटिंग होती है। वो कमीशन कौन सी है, याद रखना वो है यूपीएससी, जिसे बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये मेन बॉडी है जो कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इंटरव्यूज कंडक्ट करवाती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। और बात करें इसमें ब्यूरोक्रेट्स में सबसे ऊपर वाले पद होते हैं, उन्हें बोलते हैं आईएएस या आईपीएस। आईएएस की फुल फॉर्म याद रखना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिन्हें हम कलेक्टर के नाम से भी जानते होंगे, जिला अधिकारी जिन्हें बोलते हैं, वो आईएएस होते हैं। Whereas आईपीएस की बात करें इंडियन पुलिस सर्विसेज होती है इसकी फुल फॉर्म, और हिंदी में से बोलते हैं भारतीय पुलिस सेवा। और ये क्या होते हैं, जो इंस्पेक्टर से ऊपर लेवल की पोस्ट वाले जो पुलिस वाले और पुलिस कर्मी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आईपीएस कहते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर एग्जीक्यूटिव। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।